हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि VFX सेगमेंट में काम करती है। जो मूवीज़ के अंदर में हम लोग जो एक नकली वाले जो सीन्स होते हैं उनको जो देखते हैं, मान के चलिए सीन के अंदर में जब मूवी में पिक्चर देख रहे हैं वहाँ पर एक शेर दिखाया जा रहा है, पीछे की सीनरी अच्छी अच्छी दिखाई जा रही है, तो वो VFX कंप्यूटर से जनरेटेड इमेजेस होती हैं, वीडियोग्राफी टाइप होती हैं। सो वो जो सीन्स बनाए जाते हैं वो एक कंप्यूटर पर बैठ के लोग बनाते हैं। तो उसी टाइप का काम करने वाली एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का नाम है आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज। कंपनी का जो आईपीओ है 18 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में खुलने वाला है। 54 का कट ऑफ प्राइस है। 20 करोड़ रुपए कंपनी उठाना चाह रही है। यहाँ पर कंपनी जो टोटल अपनी वैल्यू जो सॉरी मिनिमम आपको एटलीस्ट जरूरत पड़ने वाली है कंपनी के अंदर में आईपीओ में पैसा लगाने के लिए, दैट इज़ 1,08,000 रुपये। सो दैट इज़ एसएमई सेगमेंट का आईपीओ रहने वाला है ये। कंपनी जो अपनी पूरी वैल्यू लगा रही है दैट इज़ 76 करोड़ रुपीज़ एज पर आवर कैलकुलेशन वी हैव डन हियर। एंड कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में कितनी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 86% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में लगभग 63% के आसपास में रह जाने वाली है, लगभग रह जाने वाली है। सो दैट्स काइंड ऑफ ठीक ठाक रह जाने वाली है, जो कि इतना पॉजिटिव वे में तो इसको नहीं ले सकते बिकॉज कंपनी की भी साइज़ बहुत छोटी है, जिसके बावजूद भी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं यहाँ पर लगभग 37% अपना स्टेक कम कर चुके हैं। बट स्टिल एक हायर साइड में ही है, कंट्रोलिंग स्टेक प्रमोटर्स के पास में ही है। यहाँ पे कंपनी पैसे क्यों उठाना चाह रही है उसके पीछे जो मेन रीजंस कंपनी ने बताए हैं कि इनका एक अंधेरी के अंदर में ऑफिस है, एग्जिस्टिंग ऑफिस, उसको रेनोवेट करना है, उसमें नए जो डिवाइसेस हैं उनको ऐड करना है, मतलब वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स और ऐड करने हैं। इनको एक नया ऑफिस खोलना है लखनऊ के अंदर में, और भी कुछ परचेजेस करने हैं जैसे कंप्यूटर वगैरह, उस रिनोवेट करना है, सॉफ्टवेयर्स वगैरह नए डालने हैं, ताकि कंपनी का जो एग्जिस्टिंग ऑफिस है और जो नया ऑफिस कंपनी खोलने वाली है वहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है कंपनी को। मतलब कंपनी अपने जो चीज़ें हैं उनको फास्ट करना चाहती है, बढ़ावा देना चाहती है, और एग्जिस्टिंग जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाना चाहती है। अब कंपनी के अगर हम लोग आरएचपी को रीड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो जो मेन प्रमोटर है कंपनी के दैट इज़ राघवेंद्र राय। इन्हीं के पास में कंट्रोलिंग स्टेक है कंपनी का, और आफ्टर दी आईपीओ इन्हीं के पास में रह जाने वाला है। कंपनी के ऊपर में टैक्स प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, प्रमोटर के ऊपर में भी टैक्स प्रोसीडिंग चल रही हैं, बट 8 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है। अब कंपनी की शुरुआत 2019 के अंदर में वैसे हो गई थी, उसके बाद में धीरे धीरे हर्षद मेहता का जो काम है, जो कि हमने देखा स्कैम 1992 हर्षद मेहता वाली स्टोरी, वो उसके अंदर VFX का जो काम है वो इसी कंपनी ने किया था। उसके बाद में एक रॉकेट बॉयज़ सीज़न 1, सत्यमेव जयते 2, उसमें VFX का जो काम किया है वो इसी कंपनी ने किया था। उसके बाद में धीरे धीरे और भी कंपनी ने माइलस्टोन्स टच किए हैं, और आज 2024 के अंदर में कंपनी ने अपना जो आईपीओ के थ्रू पैसे उठाने का ट्राई कर रही है, और इनका जो रेवेन्यू है वो 20 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 5 करोड़ को टच कर चुका है। दैट्स अगेन वेरी ग्रेट थिंग। सो ठीक ठाक कंपनी, ज़्यादा पुरानी तो नहीं है बट स्टिल चलती हुई आ रही है, और आज के दिन अपनी वैल्यू जो लगा रही है 76 करोड़ की लगा रही है। सो वी हैव सीन इट कि कैसे कंपनी चलते हुए आई है। ये रघुवीरेंद्र राय जी जो इस कंपनी के मेन कर्ता धर्ता हैं, जिनके कंट्रोल में है पूरी कंपनी, उनकी ये पूरी चीज़ें हैं बेसिक जो जानकारी वाली। कंपनी के पास में जो भी ऑफिसेज, जो भी प्रॉपर्टी कंपनी काम में लेती है, दैट्स ऑल ऑन रेंट। नथिंग कंपनी हैज़ इज़ नॉट ओन्ड बाय द कंपनी। कंपनी के पास में ये 110 एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम करते हैं। कंपनी का ये जो लोगो है आइडेंटिकल ब्रेन्स VFX एकेडमी, थिंक VFX थिंक IB, तो ये जो लोगो है ये ओन्ड बाय द कंपनी है। अब यहाँ पे कंपनी का जो मेन रेवेन्यू यहाँ पर आ रहा है दैट इज़ जो 2023-24 के मुकाबले अगर देखते हैं तो 83% पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस से आया है। प्री टू पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब जो पूरा मूवी का काम खत्म हो चुका है, लास्ट में जो एडिशनल जो काम करना पड़ता है, मतलब एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मूवी जो पूरा शूट होने के बाद में। आई थिंक मैं तो इसका मतलब वही निकाल रहा हूँ, इसका कुछ और मतलब निकलता है तो बाकी जो इस फिल्म सेक्टर में काम करते हैं वो आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, बट मैं इससे निकाल पा रहा हूँ कि पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस, मूवी जो प्रोड्यूस हो चुकी है उसके बाद में जो काम चलता है VFX का, उसमें ज़्यादातर कंपनी रेवेन्यू कमा रही है, उसी प्रोसेस से रेवेन्यू आ रहा है कंपनी का। नेक्स्ट, कंपनी का इंडिया में ही ज़्यादातर काम हो रहा है, इंडिया के बाहर भी थोड़ा बहुत 14% के आसपास में रेवेन्यू वहाँ के जो सीरियल्स वगैरह हैं वहाँ से भी आ रहा है। नेक्स्ट, कंपनी को जो रेवेन्यू आ रहा है वो डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट एम्प्लॉयज से आ रहा है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग अरेंजमेंट, मतलब मान के चलिए कि किसी और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो इनसे भी कुछ बंदे हायर कर लिए और इनसे भी कुछ थोड़ा बहुत काम करवा लिया,
तो उससे भी कंपनी को 14% रेवेन्यू आया है और बाकी 85% जो है डायरेक्ट आया, कंपनी को पूरा कॉन्ट्रैक्ट खुद ही मिला है। अब यहाँ पे कंपनी के पास में कस्टमर 1 से 5%, 2023-24 की हम बात करें 5% आया, फिर 3.5%, यहाँ 6.4, 27.8 कस्टमर नंबर 7 से आया है। तो यहाँ पे डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ पोर्टफोलियो, बट कंसंट्रेशन ऑन सिंगल कस्टमर स्टिल एक अच्छा खासा बना हुआ है कि कंपनी का आज के दिन क्या रेवेन्यू कम है तो एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है तो वो एक सिंगल कस्टमर से बड़ा रेवेन्यू कंपनी का आ जाता है। तो अभी क्या है कि इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनी है तो एक थोड़ा सा रिस्क भी अवेलेबल है, इतनी बड़ी अभी नहीं फैली कि कहीं कल को जाके कहीं बड़ी मछली छोटी मछली को खा भी सकती है, ये भी रिस्क है, फेल होने का भी रिस्क अभी है कंपनी। अब यहाँ पे और हम लोग थोड़ा कंपनी की बैलेंस शीट को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं एक बार कि कितना पैसा इस कंपनी में आज के दिन लगा हुआ है। तो दैट इज़ अराउंड 21 करोड़ 83 लाख रुपए लगे हुए हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द जो पैसा है 14 करोड़ 36 लाख रुपए ये इन्वेस्टर्स का ही पैसा लगा हुआ है। बाकी जितना पैसा लगा हुआ है वो सारा उधारी का पैसा है, लगभग 7 करोड़ रुपए के आसपास में उधारी का पैसा लगा हुआ है। अब ये पैसा कहाँ पे लगा हुआ है, तो मेनली जो ये पैसा है ये ट्रेड रिसीवेबल्स में कि काम हो चुका है, पैसा आना बाकी है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं 2 करोड़ के आसपास में, बाकी 9 करोड़ रुपए का कंपनी ने लगभग 7 करोड़ 9 करोड़ रुपए में से लगभग 7 करोड़ रुपए की कंपनी ने क्रेडिट पे दे रखी है, उधारी दे रखी है किसी को। तो काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव रीजन भी है कि कंपनी ने उधारी पे पैसे दे रखे हैं, बिजनेस चल नहीं रहा क्या, राइट, उधारी पे देने की क्यों जरूरत पड़ी। थोड़ा सा हमको थोड़ा सा रेवेन्यू स्ट्रक्चर को भी एक बार समझ लेते हैं। तो देखो बैलेंस शीट में तो उतनी ही दिक्कत नजर आई, बाकी कुछ ज़्यादा खास दिक्कत है नहीं। बाकी यहाँ पर दूसरी चीज़ नज़र आ रही है दैट इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो यहाँ पर अच्छा खासा एक इनिशियल इंक्रीज बहुत अच्छा खासा देखने को मिला। 2023 से 2024 के अंदर में देख रहे हो 8 करोड़ से सीधे 20 करोड़ का रेवेन्यू टच कर लिया। बट यहाँ पे अगर प्रोजेक्शन वाइज देखते हैं तो यहाँ से डबल हुआ है, यहाँ से यहाँ पर भी डबल से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, तो इतना कुछ सस्पिशियस लग नहीं रहा है, बट स्टिल इंक्रीज अच्छा खासा है। नेक्स्ट करोड़ 2023 से 24 पिछले 6 महीनों के अंदर में इंक्रीज देखते हैं 12 करोड़ रुपए के 11.5 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। दैट्स अगेन ए पॉजिटिव थिंग। एंड नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 5 करोड़ रुपए इन्होंने पिछले साल निकाले, इस पर 2.5 करोड़ रुपए तो 6 महीने में निकाल चुके हैं, बाकी 6 महीने में हम लोग मान के चलते हैं 2.5 करोड़ और निकालेगी तो लगभग 5 करोड़ का इस बार रेवेन्यू जनरेट कंपनी कर लेगी। पिछले साल के मुकाबले स्टिल नेगेटिव है, बट स्टिल ठीक है, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ा सा कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बस एक ही है, इस साल कैश फ्लो थोड़ा इनका बेकार रहा है। 2023 में ठीक था, 2024 में ठीक था। अभी जो 6 महीने का है वो 3 करोड़ रुपए नेगेटिव में, बिकॉज कंपनी ने उधारी दिया है 7 करोड़ 81 लाख रुपए की उधारी दी है, जो कि करंट एसेट्स के अंडर में, ध्यान रखना करंट एसेट्स दैट मीन्स कि इसी साल वापस आ जाएंगे। कंपनी ने आज तक कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ तो कोई डिविडेंड कंपनी ने अपने आप को या फिर इन्वेस्टर्स को आज तक कभी पे किया नहीं है, बिकॉज कंपनी सारा का सारा पैसा जितना भी कमा रही है सारा इन्वेस्ट कर रही है कंपनी के अंदर में ही। सो ओवरऑल अब देखा जाए तो एक बार कंपैरिजन भी कर लेते हैं इसी सेक्टर में जो दूसरी कंपनियां काम कर रही हैं। तो एक कंपनी जो किसी सेक्टर में काम करे दैट इज़ फैंटम डिजिटल इफेक्ट्स, दूसरी है जिसका बहुत अच्छा IPO आया था कुछ साल पहले, हमने इसका रिव्यू किया था, वी सेड कि दिस कंपनी इज गोना मेक हिस्ट्री काइंड ऑफ थिंग। तो इसने बहुत अच्छे पैसे बना के, लाइक आई थिंक 3 गुना हुई थी ये कंपनी IPO लिस्टिंग के टाइम पे, दैट वाज ग्रेट थिंग। तो अब इन दोनों के साथ में हम कंपेयर करके देखेंगे, डिजिटल इफेक्ट वाली जो ये कंपनी है तो डाउन आती ही जा रही है, ये फिर भी थोड़ा अपने आप को संभाल के रखी है, बट स्टिल ये भी डाउन अच्छी खासी आ गई है टॉप से, राइट। अब यहाँ पर इनके साथ में आज की वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करके देखेंगे तो PNPB रेशियो पहले निकाल लेते हैं इन दोनों कंपनियों का। तो 5 करोड़ के आसपास इस साल जो ये कंपनी कमा लेगी, जिसकी बेसिस पे इन्होंने वैल्यू जो लगाई 76 करोड़ रुपीज़ की लगाई है। दैट मीन्स कि लगभग कितना हो गया, 15 का P रेशियो हो गया। और बाद में PB रेशियो एक बार देख लेते हैं। तो नेटवर्थ इस 12 करोड़ एंड पैसा उठा रही है 20 करोड़, तो लगभग 32 करोड़। तो यहाँ पर निकल के आ गया 2.5। सो 2.5 का PB रेशियो हो गया और 15 का P रेशियो हो गया, जिसको कंपेयर करके देखते हैं तो इसका है 16 का P रेशियो, इसका है 28 का P रेशियो, PB रेशियो इसका है 6 का और फैंटम का है 2.5 का। तो फैंटम के साथ में ये अच्छी मैचिंग खा रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि इस कंपनी का भी इस साल इनका रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहा है। तो इसका रेवेन्यू अच्छे खासे तरीके से बढ़ रहा है, बट TTM बेसिस पे अच्छा नहीं बढ़ रहा है, जो कि स्टिल जो IPO लेके आ रही है कंपनी है उसका TTM बेसिस पे भी बढ़ रहा है, दैट्स पॉजिटिव। बेसिलिक्स फ्लाई स्टूडियो को भी एक बार चेक कर लेते हैं, इसका भी TTM बेसिस पे बढ़ रहा है, इसका भी TTM बेसिस पे घट रहा है, अपने वाली कंपनी का बढ़ रहा है।
सो ओवरऑल अब देखा जाए तो कंपनी जो जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है ये थोड़ा सा यू नो वो कारीगरी वाला काम होता है, इसको क्या बोलते हैं, चित्र, यार क्या बोलते हैं, स्किल स्किल का काम होता है, राइट। कंप्यूटर स्किल का काम होता है। इस फील्ड के अंदर में एआई आ चुका है तो मोस्ट ऑफ द जो कंपनियां, कुछ मोस्ट ऑफ द नहीं बोलूँगा अभी, कुछ कंपनियां जो हैं वो एआई का इस्तेमाल ज़्यादा करने लग गई हैं, इन हाउस प्रोडक्शन पे ही ध्यान देने लग गई हैं। तो ऐसी कंपनियों के फ्यूचर के अंदर में बने रहने की थोड़ी सी संभावना है तो सही, बहुत अच्छी खासी संभावना है अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बट एक पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो संभावना थोड़ी कम भी है, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो संभावना कम भी है। दोनों पर्सपेक्टिव अलग अलग हैं, एक में अच्छी खासी बन रही है क्योंकि आने वाला टाइम पूरा डिजिटल है, डिजिटल है तो आने वाले टाइम में वो चश्मे लग जाएंगे, चश्मे लग जाएंगे तो उनमें डिजिटल इफेक्ट्स देने लग पड़ेंगे और बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है ये, तो इसी टाइप की कंपनियों की बने रहने की उम्मीद है। दूसरा, इस टाइप की जो कंपनियां जो शो बनाती हैं, मूवीज़ बनाती हैं, वो इनको हायर करें आगे फ्यूचर में चल के, या फिर अपने ही इन हाउस प्रोडक्शन में एआई का इस्तेमाल करते हुए उसी से काम करने लग जाएं तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है उनको, तो इनकी शायद ज़रूरत कम हो जाए। तो वो एक थोड़ा सा सवाल है कि ये कौन से, ये बन के रहने वाले हैं या फिर नहीं रहने वाले हैं, वहाँ पर दोनों तरफ ग्रे एरिया है, राइट। किस में ज़्यादा जो है मार्केट बनेगा। तो ओवरऑल आई एम पॉजिटिव ऑन दिस कंपनी इनिशियली बिकॉज कंपनी की साइज छोटी है, अर्निंग अच्छी कर रही है एंड मार्केट बड़ा हो सकता है कल को। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई एम पॉजिटिव, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी आई एम काइंड ऑफ पॉजिटिव। एक बार स्टिल एक हवा किस साइड बनाई जा रही है उसको भी एक बार देख लेते हैं जीएमपी प्राइस को देख के। तो हवा अभी तक कुछ नहीं बन रही है, जब आपको अप्लाई करना हो उस दिन एक बार देख लेना कि जीएमपी अगर मोर देन 70% है तो शॉर्ट टर्म में भी ठीक है, लॉन्ग टर्म में भी फिर भी ठीक ठाक दिख रही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आप कोई भी डिसीजन ले, पॉजिटिव नेगेटिव फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके ही ले, एंड डू टेल अस इन कमेंट सेक्शन। सी यू टुमारो।